हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग लूसेंट में पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। टॉपिक है केमिस्ट्री का। रासायनिक बंधन में हम लोग आगे सीखेंगे वैद्युत संयोजी बंधन के बारे में, सहसंयोजी बंधन के बारे में, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंधन इत्यादि के बारे में हम लोग सीखेंगे और विस्तार से डिस्कशन करते हुए आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रासायनिक बंधन। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्परिवर्तन के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसको कहा जाता है परमाणु बंधन। अर्थात किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ ट्रांसफर होते हैं किसी भी विधि द्वारा, तो उन दोनों बीजों के एक बीच एक आबंधन बन जाती है, बंधन बन जाती है इलेक्ट्रॉनों का। तो उसी इलेक्ट्रॉन बंधन को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधन। जैसे यहाँ पे एक हो गया परमाणु, यहाँ पे ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे थे, इसको कहलाएगा इलेक्ट्रॉन बंधन। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वैद्युत संयोजी बंधन होता है, दूसरा सहसंयोजी बंधन कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा उपसहसंयोजी बंधन इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 प्रकार के बंधन हैं, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। वैद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उनके इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है तो उसको वैद्युत संयोजी बंधन करते हैं। अर्थात इस केस में क्या होती है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होती है एक तत्व से निकल के दूसरे तत्व में को पूरी तरह से डोनेट कर देता है, उसका डोनर बन जाता है। तो ऐसे केस में आयन बनते हैं और आयन बनने के बाद वैद्युत संयोजी बंधन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे NaCl है तो इसमें से सोडियम है, उसके बाह्य सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वह दे करके क्लोरीन के बाह्य सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेकर के दोनों मिल करके बना देता है NaCl। और इसके बारे में इसके जो गुण हैं उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं जैसे NaCl बने या फिर जो भी आयनिक यौगिक बनते हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला गुण होता है आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होते हैं। इसको क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद करना कि आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं। तो कैसे घोल में? तो ध्रुवीय घोल में। जो आयनिक यौगिक होते हैं ध्रुवीय घोल में घुलनशील होते हैं। अर्थात वह घोलक जिनका पैरावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है। वैसा घोलक जिसका द्रव्यरांक एवं क्वथनांक उच्च होता है उनको कहा जाता है ध्रुवीय घोलक। थर्ड पॉइंट है कि जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। आयनन की मात्रा इसमें प्रायः उच्च होती है। नोट करने वाला पॉइंट यह है कि चालक ऊर्जा क्या होती है। तो किसी रवा या फिर क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को चालक ऊर्जा या फिर रवाकरण या फिर क्रिस्टल कहा जाता है। अर्थात कि एक ही तत्व में या एक ही पदार्थ में जब 2 कण पास पास हुए इन दोनों कणों को फोर्स लगा के दूर किया जाता है, बहुत दूर किया जाता है अनंत तक, तो उसको ऊर्जा लगती है दूर करने के लिए, क्योंकि इनके पास शक्ति होती है एक दूसरे को पकड़ के रखने के लिए। तो इस शक्ति के विरुद्ध, इस अट्रैक्शन जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विरुद्ध जो ऊर्जा लगती है उसी ऊर्जा को चालक ऊर्जा कहा जाता है। सहसंयोजी बंधन क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड। तो जब 2 सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब वैसे उस तरीके से उस विधि से बने पदार्थ या तत्व सहसंयोजी बंधन कहलाते हैं। जैसे कि Cl2। तो इसमें क्या है, इसके बाहरी सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास भी अच्छी कैपेसिटी है खींचने की। एक इलेक्ट्रॉन ये चाहेगा कि किसी से लेके अपना स्टक कर ले, ये भी चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन से किसी से लेके स्टक करना था। ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचना चाहेगा, और ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि इनके नाभिक तो बहुत स्ट्रांग है दोनों के।
तो फिर ये दोनों क्या करेंगे, वो अपने में समझौता कर लेंगे कि चलो भाई, ना तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचो, ना हमको धक्के दे के लो, ना मैं तुम्हें धक्के दे के अपनी तरफ फेंक लूंगा। तो दोनों के बीच समझौता हो जाती है और दोनों समझौता करके कहते हैं अच्छा ठीक है, तो हम लोग बीच में रख लेंगे अपना इलेक्ट्रॉन, साझा कर लेते हैं, तुम्हारा भी 2 हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सहसंयोजी बंधन बन जाते हैं। सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या होते हैं? तो सहसंयोजी बंधन जो है वो ऋण या फिर रिजिड और दिशात्मक डायरेक्शनल होता है। सहसंयोजी यौगिक जो होती हैं उनके बंधन जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, अर्थात किसी फिक्स दिशा में ही ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, डोनेट नहीं साझा करते हैं। अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था स्पेशियल अरेंजमेंट में रहते हैं। वह त्रिविम समवायता स्टेरियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं वो आणविक रूप अर्थात अणु के रूप में रहते हैं, न कि आयन के रूप में। क्योंकि आयन के रूप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक दे देता है, अपना त्याग कर देता है, तो पॉजिटिव आयन जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है वो एक निगेटिव आयन, और 2 ग्रहण किया तो -2 निगेटिव आयन, 2 त्याग किया तो +2 पॉजिटिव आयन। तो ये देना लेने का कंसेप्ट होती है आयन में, परंतु सहसंयोजक में ऐसा नहीं होता है, देने लेने की कंसेप्ट नहीं होती है। उसके बजाय इन दोनों आपस में समझौता करके शेयर करते हैं, साझा करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, ऐसे। तो इसीलिए सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो आणविक रूप में रहते हैं, ना कि आयनिक रूप में। इस कारण से जब इनका घोल बनाया जाता है तो उस घोल की अवस्था में विद्युत के ये कुचालक हो जाते हैं। जो सहसंयोजी होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि विद्युत के सुचालक होने के लिए इनको अलग अलग चाहिए, जैसे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, या फिर अलग अलग चाहिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे तो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ना, क्योंकि इसको उससे फायदा है सहसंयोजन में और उसको दूसरे वाले तत्व से फायदा है, तो ये फिर अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये कैसे जो मतलब कि चार्ज है, जो विद्युत का चार्ज आवेश है, उसको कैरी नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। थर्ड इसका पॉइंट ये है कि जब ताप दाब की सामान्य अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। मतलब जब ताप, टेम्परेचर और जो है प्रेशर जो लगाया जा रहा है वो नॉर्मल हो, कमरे की ताप के हो, जो अभी मतलब चल रहा हो वैसा हो, तो इस केस में क्या होते हैं, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो प्रायः गैस के रूप में होते हैं, या फिर वाष्पशील द्रव या फिर मुलायम ठोस के रूप में होते हैं। या तो ठोस होंगे तो ठोस में भी मुलायम होंगे, नहीं तो गैस होंगे, और नहीं तो ऐसे द्रव होंगे जो एकदम अब वाष्पशील होने वाला होगा। 4 पॉइंट है कि इनका जो द्रव्यरांक होती है, क्वथनांक होती है, वो निम्न होती है, अर्थात कि वो बहुत जल्दी से आसानी से गल जाते हैं और बहुत ही आसानी से कम ताप पर भी वो उबलने लगते हैं, क्योंकि वो वाष्पशील द्रव हैं। वो उनको थोड़ा भी दीजिएगा ना टेम्परेचर, ताप, थोड़ा भी आग लगाएंगे तो तुरंत ही गैस बन जाएगा। ऑलरेडी गैस या ठोस भी है तो मुलायम है, तो मुलायम जो ठोस है उसको गर्म करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 पॉइंट की ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्रायः घुलनशील होता है। तो जैसे कि आयनिक वाले जो बॉन्ड थे, जैसे NaCl, तो ध्रुवीय घोलक में क्या थे, घुलनशील थे। लेकिन जैसे कि ध्रुवीय घोलक अर्थात जल, क्योंकि जिसका पैरावैद्युत स्थिरांक उच्च होती है उसमें वो लोग घुलनशील थे, परंतु ये क्या होते हैं, सहसंयोजी, ये अघुलनशील होते हैं, अर्थात कि Cl2 जो है वो जल में नहीं घुल सकता है, किंतु अध्रुवीय घोलकों में ये घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत ऋणात्मकता और बंध की प्रकृति कैसी होती है, इसको जानना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो, जब 2 परमाणु हैं उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर होता है, तब उस केस में क्या होती है कि इनके बीच आयनिक बंधन होती है। क्यों नहीं होगी आयनिक, इसलिए होगी कि काफी अंदर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, किसी भी तत्व के ऋणात्मक होने की, अर्थात उसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी,
तो सोचिए कि जिसके बाह्य सेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 से 5, 6, 7 तक होंगे, ठीक। तो ये कोशिश करेगा कि हम 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 और 2 और 1 इलेक्ट्रॉन की कोशिश करेगा हमको कोई दे दे और हम अपना अष्टक, क्योंकि हर तत्व की क्या होती है ना, टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, अपना अष्टक बना करके निष्क्रिय होना चाहता है। जैसे कि अक्रिय गैसें होती हैं, अपना अष्टक स्वतंत्र होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है झमेलों से। तो ये 5, 6, 7 है, क्योंकि इनके बाहरी सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कोशिश करेगा कि हमको कोई 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, अपना अष्टक बना के हम फ्री हो जाएं। ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देना चाहेगा, या तो ये साझा करना चाहेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से साझा कर लेगा, या फिर क्या करेगा कि वो लेना चाहेगा। और वहीं जिन तत्वों के बाह्य सेल में 1 है, 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक 4 है, जैसे कार्बन के 4 होता है तो ये साझा बनाता है। तो 3 तक जो होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हाँ अपना दे दें, किसी को दे के हम पीछे वाला अपना जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाहरी सेल है, तो ये बाहरी वाला जैसे कि इस सेल में कितना भी इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीट है, क्योंकि कक्षा कंप्लीट होते होते ही आगे बढ़ती है। तो बाहरी कक्षा में अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 दे के कक्षा को खत्म करके अपना यहीं पे संतुष्ट नहीं हो जाएगा, इसको क्यों 5, 6, 7 लेना है किसी से। तो जिसकी बाहरी कक्षा में 2 या 3 होते हैं, 1, 2, 3 होते हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि बहुत अंतर होगा, अर्थात किसी को एक ही है, किसी को 7 ही है, तो इन दोनों के बीच में ऋणात्मकता में बहुत अंतर है। तो ऐसे केस में ही बंधन आयनिक होती है। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो, तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक होता है। जब मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है तो उस केस में बनता है ध्रुवीय सहसंयोजक। लेकिन तीसरा कह रहा है कि जब 2 परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर 0 के बराबर हो, तब सहसंयोजी बंधन बनता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि समान प्रकार के परमाणु हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया या फिर कार्बन ही ले लीजिए, तो इन सबका बाहरी सेल में समान होता है। तो एक सेम टाइप के जो तत्व होते हैं ना, सेम टाइप के तत्वों के साथ वो एकदम उनके भी 0 का अंतर होता है, क्योंकि दोनों के बाहरी सेल में बराबर नंबर के आपके हैं। जैसे कि सोडियम ही है मान लीजिए, तो इसके बाहरी सेल में 1 है, फिर कोई सोडियम आएगा तो इसका भी 1 है, तो न इसको देना चाहेगा न इससे लेना चाहेगा, खैर अष्टक भी नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो ऐसे करके तो वो क्या करेंगे ना, आपस में साझा करना चाहेंगे, सहसंयोजी बंधन बनाना चाहेंगे। लेकिन जो सेकेंड है कि थोड़ा बहुत, जैसे कि बहुत ज़्यादा अंतर है, 1 और 7 का अंतर है, 2 और 6 का अंतर है, 3 और 6 का 5 का अंतर है, तो वो आयनिक बनाएंगे। और जब 0 के बराबर होगा तो सहसंयोजक। और वहीं जब ध्रुवीय सहसंयोजक कब बनता है, जब बहुत कम होता है, जैसे कि एक के सेल में 5 है, एक के सेल में 3 है, ठीक, या एक के सेल में हो गया 4 है, इसके में भी 4 है, तो 4 4 मिलकर 8 बनाएंगे, तब वो बनता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है उपसहसंयोजी बंधन। उपसहसंयोजी बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है जो 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है। अर्थात 2 परमाणु हैं और उनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का जोड़ा बना लेगा, और जोड़ा बना करके वो भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको सहसंयोजी का ही एक भाग है। उपसहसंयोजी उसके नाम से ही पता लग रहा है। तो यह सहसंयोजी के साथ ही उपसहसंयोजी के रूप में एक बंधन बनाएगा। उपसहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता या फिर डोनर कहा जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक। देखिए इसका भी कंसेप्ट आयनिक जैसा ही है, लेकिन आयनिक में क्या होता है, कंप्लीटली वो दे रहा था, वो ले रहा था, परंतु यहाँ पे वहाँ पे 1, 2 इलेक्ट्रॉन जितने बाहरी सेल में थे उतने दे रहे थे, ले रहे थे। यहाँ पे क्या है कि 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा बनाता है कोई एक परमाणु, ठीक, अपना 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे क्या था, सहसंयोजक में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से Cl2 दिया, 1 इलेक्ट्रॉन Cl इधर से दिया, ये दोनों बना लिए सहसंयोजक। लेकिन उप सहसंयोजक में 1-1 नहीं देंगे, ये एक अपना देगा भी नहीं। ये इसका मान लीजिए कि है एगो, जैसे यहाँ पे SO2 को दिखाया गया है, H2SO4 के केस में दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या करेगा ना कि एक तत्व यहाँ पे कोई भी है मान लीजिए, तो अपना पूरा का पूरा एक जो है पेयर इसके इलेक्ट्रॉन का वहीं इसको साझा कर देगा कि चलो तुमको 2 कम पड़ रहे हैं तो हम पूरा एगो करवे करेंगे, और बाहरी वाला जो रहेगा वो तो करवे करेगा शेयर। तो सोचिए पूरा एक पेयर अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़े साझा कर देता है ताकि सामने वाला का स्टक पूरा हो जाए। इसके एग्जाम्पल H2SO4 है। तो इसके निर्माण में 2 उप सहसंयोजक बंध बनते हैं।
यहाँ पे सल्फर का जो बाहरी सेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इधर 4 हुआ, इधर एक 5 और इधर एक 6। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर से मिल गया हाइड्रोजन से, एक अरे इसको एक और चाहिए। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितना होता है 6 होता है, इसको 2 लेना होता है कैसे भी, तो 8 हो जाएगा। एक इधर से हो गया और एक इधर से ले लेगा सल्फर से, ठीक। तो ये हो गया 8। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से ले लेगा और इधर एक सल्फर से ले लेगा, इधर भी ये बना लेगा अपना अष्टक। अब इसके बाद बच गए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। यहाँ दोनों पे देखिए कह रहा है ना कि 2 उप सहसंयोजी बंध बने हैं, अर्थात कि यहाँ पे जो एक पेयर है ऊपर सल्फर का और नीचे भी एक पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है नीचे भी और यहाँ ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कैसे भी कोई भी मिले कहीं से दे दे इसको। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको साझा कर रहा है कि जोड़ी ही साझा कर रहा है सल्फर, जबकि अपने बदले में कुछ नहीं ले रहा है। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन से 2 जोड़ी ही साझा कर रहा है ताकि ये दोनों अष्टक बना ले। तो यही दोनों बन गए हैं, देखिए ऊपर नीचे दिखा रहा है यहाँ पे, यही दोनों केस में बने हैं ये उप सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। अर्थात कि एक जो तत्व होता है दूसरे का बनाने के लिए, यौगिक बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ी ही साझा कर देता है, ठीक। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी क्या होती है। तो वहीं देखिए यहाँ पे डबल था ना, उसी को निर्जन जोड़ी बोला है। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी अर्थात कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेता, अर्थात कि सहसंयोजक में जितने भाग लिए और जो बच जाते हैं, देखिए यहाँ पे जो सेव हो जाते हैं, उसे ही इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे कि जल का निर्माण करना है H2O का, तो उस केस में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में NH3 और H2O के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः 2 जोड़ा और 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि देखिए यहाँ पे H2O है, तो यहाँ ऑक्सीजन के बाह्य सेल में पता है आप लोगों को 6 होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 2 2 4, इधर एक आएगा इलेक्ट्रॉन 5, इधर आएगा एक 6, हुआ ना 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉनों के इसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से हाइड्रोजन से ले रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ये हाइड्रोजन से, तो 2 इसको पूरा हो गया। तो एक इधर अपना ये साझा करके अपना 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों से ले लिया, ठीक। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन दोनों से ले लिया, तो यहाँ पे जो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन इसका एक जोड़ी के रूप में, तो यही जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे ये 2 निर्जन जोड़ी कहे जाएंगे। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का भी केस है। तो इसके बाह्य सेल में कितना होता है 5, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 इधर हो गया एक तरफ और एक इधर जाके साझा अपना बना रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तीनों से लिया, तो इसका अष्टक हो गया 3 2 5 और इधर से तीनों से 3 ले लिया तो हो गया 8। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ जो 2 बच गए इलेक्ट्रॉन ना, यही इलेक्ट्रॉन इसके निर्जन जोड़ी कहलाएंगे। उसी प्रकार से NH4Cl में आयनीय सहसंयोजी और फिर उप सहसंयोजी आबंध तीनों प्रकार के देखने को मिलता है। तो इस चीज को याद कर लेना है कि NH4Cl में तीनों प्रकार के बंधन पूछ सकता है ना क्वेश्चन, कैसा कौन सा यौगिक है जिसमें तीनों प्रकार के बंधन है, आयनिक भी है, सहसंयोजी भी है और उसके अलावा उप सहसंयोजी भी है। तो इसका हो जाएगा NH4Cl, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है। तो जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से कोई भी यौगिक बनता है तो उसके अणु जो हो जाते हैं वो ध्रुवीय हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि HF, H2O, NH3 आदि। अर्थात देखिए इन तत्वों को हम लोग को याद रख लेना है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे याद कर लेना है, ठीक। तो ये 4 जो तत्व हैं इनके संयोग से अगर कोई भी यौगिक बनता है तो उस केस में क्या होते हैं कि उस यौगिक के जो अणु होते हैं वो ध्रुवीय हो जाते हैं, ठीक। हाइड्रोजन जिसमें भी लग जाएगा, ऑक्सीजन जिसमें भी लग जाएगा, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। HF अणु में जो H होता है विद्युत धनात्मक होती है। HF अणु में H है वो विद्युत धनात्मक होती है और F विद्युत ऋणात्मक होता है। अतः
H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खींच जाता है, क्योंकि F क्या होती है, सबसे ज़्यादा हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है। शेयर करते हैं परंतु ये अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है, क्योंकि उसको आयन बनाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। फलतः क्या होता है, परिणाम स्वरूप कि जो फ्लोरीन परमाणु है उस पर थोड़ा ऋण आवेश एवं हाइड्रोजन परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है, क्योंकि इन दोनों की प्रवृत्ति ही है धन आवेश और ऋण आवेश बनाने की। अतः एक HF जो अणु होता है उसका विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पे देखिए HF दिया हुआ है, तो मतलब एक दूसरे को ये लोग क्योंकि ये तो है ही आयनिक बंध बनाने के लिए, परंतु सहसंयोजक बना रहे हैं तो फिर तो आयन वाला अपना जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, उसको शो करेंगे हम। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो VVI दिया हुआ है, रेड कलर में दिया हुआ है इल्यूशन में, बंधन ऊर्जा का क्रम, बंध दूरी एंड बंधों की क्रियाशीलता है, ये पूछता है। ठीक, और केमिस्ट्री से आया तो इस टॉपिक चैप्टर से अगर आया तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। बंधन ऊर्जा का क्या क्रम है, तो बंधन ऊर्जा में एकल बंध सबसे बड़ा होता है, ट्रिपल बंध। अपने सब सोचिए कि ये 3 बंध है, यहाँ पर 2 बंध है, 1 बंध है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, ये तीनों बंध की, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। बंधन ऊर्जा अर्थात क्या, इस बंधन को अगर हमको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हमको किसको सबसे ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, तो ट्रिपल बंध को। तो ये मजबूत है। यहाँ पर डबल बंध से मतलब रस्सी ही है, चाहे कुछ हम बांधे हुए हैं, अगर हम 3 रस्सी से बांधे हैं तो ज्यादा मजबूत है, दूर से बांधे तो कम मजबूत, और सिंगल से बांधे तो और भी कम मजबूत है। तो इसीलिए ट्रिपल जो बॉन्ड होती है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, फिर डबल की, फिर सिंगल की। अब बंधन की दूरी के आधार पे है, देखिए यहाँ पे तो सबसे ज्यादा दूरी पे होता है कौन सा, तो एकल बंध सबसे ज्यादा दूरी होता है। जैसे ये सिंगल जब बंध रहेगा ना, तो इन दोनों के बीच में हमारा H2 है, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा। द्विबंध में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूरी कमेगा, और ट्रिपल मतलब एकदम पास इनकी दूरी जो होती है इन दोनों के तत्वों के बीच में बहुत ही नजदीक हो जाती है। ठीक, तो सिंगल बंध जो होती है उनकी दूरी ज्यादा होती है, डबल की कम और ट्रिपल की ज्यादा। बंधनों की क्रियाशीलता किस प्रकार से है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रियाशील जो बंधन है वो है ट्रिपल बंध है, सबसे ज्यादा एक्टिव, स्ट्रॉन्ग भी है और सबसे ज्यादा एक्टिव भी है। उसके बाद डबल बंध है, उसके बाद सिंगल बंध है। तो ऊर्जा से ही समझ लीजिए कि ऊर्जा सबसे ज्यादा जिसका रहेगा वो ज्यादा क्रियाशील रहेगा, तो तीसरा, फिर दूसरा और फिर सिंगल। ठीक, चलिए, यह आकर्षण 2 HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN हाइड्रोजन साइनाइड में है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। ये सब कीवर्ड है, इसको याद कर लेना है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। तो जो HCN है हाइड्रोजन साइनाइड, उसमें हाइड्रोजन बंधन जल और हाइड्रोजन साइनाइड में होती है। और H2S में देखिए, अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बंधन किस में होती है, तो एग्जाम्पल से आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है, तो पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बंधन किस में होते हैं, तो H2O में होता है और HCN में होता है। H2O और HCN में होता है हाइड्रोजन साइनाइड, और जल में हाइड्रोजन बंधन होता है। इसके अलावा किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है, तो वो है H2S। इसमें हाइड्रोजन तो है परंतु इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन बंधन के बारे में बोल रहा है कि एक कमजोर स्थित वैद्युत आकर्षण बल होता है जो सहसंयोजक बंधन से भी कमजोर होता है। अर्थात कि जब इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, जैसे कि यहाँ पे H2O में हम लोग देखे थे, तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें साझा होते हैं, या फिर HF ही था, तो उसमें क्या होती है, एक दूसरे से साझा करते हैं, एकदम बराबर बराबर हिस्सेदारी करते हैं। लेकिन उसमें अगर बेईमानी का बात आ जाए, थोड़ा सा लोग बेईमानी करने लगे, तो वो बंधन, आप बताइए, बेईमानी करने लगेगा तो समझौता क्या मजबूत रह जाएगा। किसी 2 व्यक्ति है
उन दोनों व्यक्ति के बीच में समझौता हुआ है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन अपना अपना साझा कर लेंगे और चलो बराबरी पर रहेंगे, तुम मेरे तरफ नहीं आना, हम तुम्हारी तरफ रहेंगे, हम दोनों का काम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से जो साझा किए हैं हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक के मन में थोड़ा पाप समझ आएगा, वो लगेगा बेईमानी करने के, नहीं नहीं रुको, हम इसको अपने तरफ खींच लेते हैं, हम पूरा हो जाएंगे, भाड़ में जाए, हमको नहीं मतलब है। तो उन दोनों के बीच में जो रिश्ता था, जो मजबूती थी, क्या वो रह जाएगी? नहीं ना। इसलिए कह रहा है कि हाइड्रोजन बंधन जो होता है वो सहसंयोजक से भी कमजोर होता है, क्योंकि उन दोनों का अब है कि अब एक चोरी करने के फिराक में पड़ गए वो, कि हम उधर से खींच ले, वो उधर से खींच ले, तो वो उनसे भी कमजोर हो जाती है और उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन, क्योंकि एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा वो खिंचाव क्या उनके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे याद कर लेना है कि हाइड्रोजन बंधन किनके यौगिकों में पाया जाता है, तो जहाँ फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो और फिर ऑक्सीजन हो। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, हाइड्रोजन बंधन का तीन सिर्फ है, तीन अगर तत्वों से यौगिक बना है, जिसमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। FON, फोन, फोन करके याद रखना है। FON, फोन से जो बना हुआ है, तत्वों से जो मिलके बना है, वही कहलाता है हाइड्रोजन बंधन। क्योंकि इसमें मतलब और भी चीजें हैं जो इनसे बनता है, लेकिन उसमें जैसे H2S था तो नहीं होता है, परंतु हाइड्रोजन बंधन उसमें पाई जाती है जिसमें फोन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो। इसके जस्ट हम लोग पहले क्या पढ़े थे, ध्रुवीय बंधन, पोलर जो ध्रुवीय बंध होती है वो किन तत्वों से बनता है, तो उसमें था क्या, आइए फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसमें था H, फोन तो था ही, FON तो था ही, इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन भी था। अगर फोन के साथ हाइड्रोजन भी मिला देंगे हम, मतलब हाइड्रोजन को भी ले लेंगे, तो इन चारों तत्वों से मिलकर जो बनता है यौगिक, वो होती है ध्रुवीय यौगिक होती है। इनसे ध्रुवीय यौगिक बनते हैं, ठीक। और सिर्फ फोन से जो मिलके बनता है, मतलब उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो, अर्थात कि जो जिन तत्वों में हाइड्रोजन बंधा है वो ध्रुवीय तत्व हो, ध्रुवीय यौगिक हो सकते हैं, परंतु जो ध्रुवीय यौगिक है जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन बंधन ही हो, क्योंकि ध्रुवीय यौगिक में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होती है, लेकिन हाइड्रोजन बंधन में हाइड्रोजन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। नहीं, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कह सकते हाइड्रोजन नहीं रहेगा। हाइड्रोजन बंधन में हाइड्रोजन रहेगा, उसके साथ साथ मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या करा, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं, तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड वह होता है जब दो परमाणु हैं, उनके ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखा में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है एक रेखा में मिल रहे हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अब ये संकरण जो है, संकरण से भी क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन से। इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए, जब कोई यौगिक रेखीय प्रवृत्ति या रेखीय आकृति का होता है, उसमें sp संकरण पाया जाता है। अगर उसकी आकृति है त्रिकोणी, तो उसमें sp2 संकरण। वहीं त्रिकोणीय के साथ अगर पिरामिड मिला दिया जाए तो sp3। त्रिकोणीय के साथ डी पिरामिड, डबल पिरामिड मिला दिया जाए तो sp3 के साथ डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डी पिरामिड मिला दिए, तो जहाँ पे द्वि मतलब डी एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक। डी पिरामिड में डी अस्त्र आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अष्टफलकीय हो जाएगा, यहाँ पे डी डबल हो जाएगा, और फिर sp3, p3 और d3 में पंचभुजीय डी पिरामिड में आए। तो इसको याद कर लेना है, रट लेना है, रटने लायक। पाई बॉन्ड क्या होती है, तो जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है, तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं। अर्थात कि यहाँ पे एक रेखा में सीधे सीधे नहीं होगा, पार्श्व अर्थात साइड में व्यापन होती है, उसको कहा जाता है पाई बॉन्ड कहा जाता है, ठीक। और जब डबल बॉन्ड बनती है ना, तब बनती है पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगी और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को कैसे नोट करते हैं, इसको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को इस प्रकार से, ठीक। अब इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, और जानेंगे ऑक्सीकरण क्या होती है, अवकरण क्या होती हैं,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।